आता होगा तो। अरे होती रहेगी रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं है, मैं क्रॉप कर दूंगा बाद में। ओके भाई, ओके। हेलो। लगता है मैं पहले गलत जगह चला गया था। कोई ना। और कोई आ रहा है? स्टार्ट करें। स्टार्ट कर भाई। अच्छा ठीक है। एक बार लास्ट का रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग से हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। सबसे पहले हमने ये समझ लिया था डाटा माइनिंग होता क्या है, बेसिक्स उसके, कि ये पूरा तरह से एक्सट्रैक्शन एंड नॉलेज का एक लार्ज सोर्स ऑफ डाटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना ही हम डाटा माइनिंग बोलते हैं। फिर हमने देखा है कि आर्किटेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग किस तरह से है। मतलब अगर हमें डाटा में से इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज को माइन करना है या फिर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या था, तो उसके हमने स्टेप बाय स्टेप देखे सारे प्रोसेसेस। उसके बाद आया था हमारा कि दो तरह के पार्ट्स में हमने डाटा को क्लासिफाई कर रखा है, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक डाटा। मतलब किस किस तरह का डाटा हम माइन कर सकते हैं।
फिर हमने देखा था इश्यूज इन डाटा माइनिंग, के कौन से वेरियस इश्यूज हैं जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं डाटा को माइन करने में। उसके बाद कुछ तरह के मॉडल से जहाँ से हम बेसिकली डाटा को हमेशा माइन करते हैं, जैसे कि डाटा वेयर हाउस से, डाटाबेस से और ट्रांजिशनल डाटा से, ये भी हमने देख लिया था। और एप्लीकेशन के बेसिस भी हमने कुछ तरह से डाटा को डिवाइड कर रखा है, ये सारे थे। इसके बाद आता है डाटा कैन बी टास्क में। डाटा माइनिंग टास्क को हमने दो तरह से क्लासीफाई कर रखा था, डिस्क्रिप्टिव और प्रिडिक्टिव टास्क, ये भी सारा एक्सप्लेन हो गया था। ठीक है, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी माइंड, ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न कैन बी माइंड। उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि डाटा माइनिंग की फंक्शनलिटीज क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमने सारी फंक्शनलिटी से बात चल रही थी, जिसमें से हमने लास्ट टाइम ये देख लिया था क्लास, कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है, कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे ये माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न एसोसिएशन कोरिलेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लास्ट तक जाएंगे आउटलाइनर एनालिसिस तक। ये टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आज की क्लास जहाँ तक मुझे उम्मीद है थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक हैं इसके अंदर और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये सब जो है वो लास्ट का, क्लास कॉन्सेप्ट क्या होता है, डाटा कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, डाटा डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये सब वो है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स एंड एसोसिएशंस एंड कोरिलेशंस। ठीक है, जो आज का टॉपिक है हमें यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। इसके लिए अच्छा एक और बात, अभी आज मेरा नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग नहीं है, तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो मुझे बीच में कॉल या इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, एसोसिएशन एंड कोरिलेशन। अच्छा, फ्रीक्वेंट पैटर्न से हमारा क्या मतलब है। पैटर्न्स वो होते हैं जो आपके क्या कहते हैं, आपको रेगुलरली कोई इंटरवल पे आपको ये चीज़ दिखाई देगी और यही चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पैटर्न्स, वो आप उन्हें हम पैटर्न्स बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न दैट आर ऑकर फ्रीक्वेंटली डाटाबेस, जो कि हमारे डाटाबेस में फ्रीक्वेंटली ऑकर हो। जैसे कि बाई चांस मान लो अगर सुबह का टाइम है, तो एक स्टोर की एग्जांपल ले लेते हैं, एक ग्रोसरी स्टोर है। अगर सुबह के टाइम में उसमें ज़्यादा चीज़ें क्या सेल होंगी, तो उसमें ज़्यादातर सेल एग्स का, मिल्क का, ब्रेड का, तो ये सारी चीज़ें उसमें सेल होंगी सुबह के टाइम में, स्टार्टिंग में। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? कोई कंफर्म करना ज़रा। हाँ भाई। हाँ हाँ भाई, आ भाई रही आ है। रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स हमें यही मिल सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में कि ऐसी जो मॉर्निंग प्रोडक्ट्स है उनकी सेल ज़्यादा होगी, तो एक तरह से ये भी हमारा एक फ्रीक्वेंट पैटर्न हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को हमने कई तरह से क्लासीफाई कर रखा है, जिसमें पहला है हमारा फ्रीक्वेंट आइटम सेट। ठीक है, फ्रीक्वेंट आइटम सेट, दूसरा फ्रीक्वेंट सब सीक्वेंस और फ्रीक्वेंट सब स्ट्रक्चर्स। फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या है? फ्रीक्वेंट आइटम सेट जो कि हमारा क्या कहते हैं, जो आइटम्स को हम बोल सकते हैं, मतलब एक प्रॉपरली उसे क्लास में या फिर कॉन्सेप्ट हम डिसाइड कर सकते हैं, क्लास के अंदर, सॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं, क्लास के अंदर उसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ है। जैसे कि ब्रेड और बटर का एग्जांपल ले लें, तो ये पूरा आइटम है। ठीक है, ये कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, ये एक आइटम की बात हो रही है। तो वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट जो होंगे वो इस कैटेगरी में ही आएंगे, जैसे कि ब्रेड और बटर। frequent item set refers to a set of items that appear together in a transitional, जो कि एक ट्रांजिशन में टुगेदर दिखाई देंगे उन्हें हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेड और बटर जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। और ये सारे हमारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट के अंदर आ जाएंगे। अब फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग सब सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में आपके क्या कहते हैं, आपके सीक्वेंस दिखाई देंगे, मतलब आपने ये काम करा है तो इसके बाद ये चीज़ भी हो रही है। ठीक है, इसे समझने के लिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने एक लैपटॉप खरीदा है तो फिर आप उसके लिए सॉफ्टवेयर भी खरीदोगे। जैसे कि अगर आपने एक डीएसएलआर खरीदा है तो उसके बाद आप उसके लेंसेज भी खरीदोगे। इस तरह से अगर आप सीक्वेंस बना सकते हो ना, तो वो आपके फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग सब सीक्वेंस में आ जाएंगे। जैसे कि पैटर्न विच कस्टमर टेंड्स टू परचेज, फर्स्ट अ लैपटॉप फॉलोड बाय डिजिटल कैमरा, देन अ मेमोरी कार्ड। ठीक है, अगर आपने किसी कस्टमर ने एक डिजिटल कैमरा खरीदा है तो उसके बाद हो सकता है वो एक मेमोरी कार्ड भी खरीदे, तो इस तरह के आपके सीक्वेंस बनते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात, आइटम सेट जो होते हैं नॉर्मली एक ही ट्रांजिशन के अंदर आते हैं। ठीक है, एक ही ट्रांजिशन मतलब कि जब मैं खरीदूंगा तो इन दोनों को साथ में खरीदूंगा। फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग सब सीक्वेंस मतलब हो सकता है वो कस्टमर वो उन्हें बाद में खरीदे। जैसे कि कंपलसरी नहीं है कि अगर उसने डिजिटल कैमरा खरीदा तो उसी वक्त वो मेमोरी कार्ड खरीद ले।
हो सकता है वो आगे जाके खरीदे, 1 या 2 हफ्ते के गैप में खरीदे, तो ये आपके सीक्वेंशियल पैटर्न हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें फ्यूचर कस्टमर आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है कि वो कौन सा कस्टमर आपका क्या सामान ले सकता है। अब आता है फ्रीक्वेंट सबस्ट्रक्चर मीन्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर ग्राफ और ट्रीज आते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स है, इसके अंदर कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो इसमें ग्राफ और ट्रीज और लैटिसेस आते हैं। अ सबस्ट्रक्चर ऑकर फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड फ्रीक्वेंट सबस्ट्रक्चर। ऐसा सबस्ट्रक्चर जो फ्रीक्वेंटली ऑकर हो उसे हम फ्रीक्वेंट सबस्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स लेड टू डिस्कवरी ऑफ इंटरेस्टिंग एसोसिएशन एंड कोरिलेशन। अगर हम फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को माइन करते हैं तो उसी से हमें अपने इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और कोरिलेशन मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट पैटर्न्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारा जो टॉपिक था कहाँ गया, हाँ, माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, ये हमारा पहला टॉपिक था। इसके बाद आएगा हमारा एसोसिएशन और कोरिलेशन। ये एसोसिएशन और कोरिलेशन क्या है, चलो ठीक है, पहले देखते हैं एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन का मतलब है कि अगर आप डाटा को एक तरह से ग्रुप कर सकते हो, ठीक है, एक साथ रख सकते हो, तो वो आपके एक एसोसिएशन में आ गया। फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग टुगेदर इन अ ट्रांजिशन। एसोसिएशन क्या होते हैं, ऐसे आइटम जो आपके एक ट्रांजिशन में फ्रीक्वेंटली अकर हो रहे हैं, वही आपके एसोसिएशन हो गए। अच्छा, अगर एक तरह से देखा जाए तो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स और एसोसिएशंस, ये आपका बहुत ही एक तरह से एक सिमिलर वर्ड है। इसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो एसोसिएशन को थोड़ा हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। एसोसिएशन, अच्छा ठीक है, एसोसिएशन में एक एसोसिएशन रूल होता है कि जैसे कि एक, अगर हम एक आइटम आइटम एक आइटम लिया है तो उसके बाद हम दूसरा आइटम भी ले रहे हैं। ठीक है, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। जैसे कि 22 एक्स जो है यहाँ पे वो एक कस्टमर है। ठीक है, एक वेरिएबल की फॉर्म में जिसे हमने रिप्रेजेंट करा है एक्स, इसे ऐसे रीड करेंगे एक्स 22 कंप्यूटर इन्फर्स। ये वैसे मैथमेटिकल आपका वो है सिंबल, इसे हम इन्फर बोलते हैं। फिर इसे वो बढ़ेंगे ऑल्सो बाइस, एक्स ऑल्सो बाइस अ सॉफ्टवेयर। अगर एक्स ने एक कंप्यूटर खरीदा है तो ये क्या कहते हैं, एक्स एक सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा। इसे इस तरह से हम रीड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, दो टर्म आते हैं, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस। अभी तुम ऐसे ही समझ लो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस होते हैं। इसे अभी आगे जाके मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सपोर्ट है इसमें, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है इसमें सपोर्ट है 1%, कॉन्फिडेंस है 50%। ठीक है, अच्छा ये इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, एक्स इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ कस्टमर, वही वाली बात आ गई। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे पहले कॉन्फिडेंस क्या है। 50% कॉन्फिडेंस मीन्स, इसका कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। 50% कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर किसी कस्टमर ने एक सॉफ्ट कंप्यूटर खरीदा है तो वो आगे चल के सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है एक तरह से। किसकी प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये एक क्या कहते हैं, यूनियन वाली प्रोबेबिलिटी है कि कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर खरीदने की प्रोबेबिलिटी, ये हमारी कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले ले रहे हैं, ये हाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ये है कि अगर किसी कस्टमर ने कंप्यूटर खरीदा है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सॉफ्टवेयर भी खरीदे। तो वो आंसर है 50% प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आगे चल के सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कॉन्फिडेंस को हम समझ सकते हैं। और अब ये तो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट हो गया। अब इसमें सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट का मतलब ये है कि एक ऐसा टोटल ट्रांजिशंस में कितनी परसेंट ऐसे ट्रांजिशन है जिसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों खरीदे गए। ठीक है, टोटल ट्रांजिशंस में ऐसे कितने ट्रांजिशंस हैं जिसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में आ रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस क्या था कि अगर कंप्यूटर खरीद लिया है तो सॉफ्टवेयर खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और सपोर्ट का मतलब है कि अगर आपने कंप्यूटर खरीद रहे हो तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर साथ में खरीद रहे हो टोटल ट्रांजिशंस में, तो उसकी बात की चांसेस क्या है। तो मतलब टोटल ट्रांजिशन ऐसे 1% ट्रांजिशन है जो आपकी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर साथ में खरीदे गए हैं। ठीक है, अच्छा इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल। इस तरह के एसोसिएशंस को हम किस तरह से समझ सकते हैं, सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल्स भी ना बोल सकते हैं। सिंगल डायमेंशन अब इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ही तरह की चीजें बाई हो रही है। सिंगल डायमेंशन एक ही तरह की चीज आई, कंप्यूटर के बाद सॉफ्टवेयर खरीदी गई है। इसके बाद आगे फर्दर हम इसे और तरह से क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इसे हम एक ही तरह का रूल बोल रहे हैं, कंप्यूटर प्लस सॉफ्टवेयर, तो एक सिंगल डायमेंशन हो गया। अगर इसी में हम आगे एक और चीज खरीदी गई होती, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के साथ और क्या ले सकते हैं हम,
क्या कहते हैं, माउस ले सकते हैं, कीबोर्ड ले सकते हैं। तो ये आगे मल्टी डायमेंशनल में चेंज हो जाएगा, जिसे हम आगे फर्दर एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, पहले इससे पहले एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाया गया है, वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि किसी कंप्यूटर कस्टमर ने कंप्यूटर खरीदा, फिर सॉफ्टवेयर खरीदा, तो इसमें 1% आपका सपोर्ट है, 50% कॉन्फिडेंस है। इसे नीचे थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिख दिया है, लेकिन जो एग्जाम में बेसिक तरह से लिखा आएगा वो इसी तरह से लिखा आएगा कि एक कंप्यूटर के पास सॉफ्टवेयर खरीदा गया है, जिसमें आपका 1% सपोर्ट है और 50% कॉन्फिडेंस है। एग्जाम में हमें इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। इतना डिटेल में नहीं बताएंगे कि इसमें 1% सपोर्ट है और 1% कॉन्फिडेंस है। ठीक है, इसे और अगर डिटेल में समझना चाहें तो लेट्स फॉर्म अ रिलेशनल डेटाबेस रिलेटेड टू अ सेल परचेज। अब एक रिलेशनल डेटाबेस से हम समझ सकते हैं इसे, जिसमें एक सेल परचेज की एग्जांपल लेंगे। अ डाटा माइनिंग सिस्टम फाइंड्स द फॉलोइंग एसोसिएशन रूल, जिसमें कुछ एसोसिएशन रूल है, जैसे कि एक्स जो कि कस्टमर था, जिसने की एज जो है, अच्छा ये देख लो एज वाला फंक्शन यहाँ पे बनाया है, तो इस वजह से हम इसे समझ सकते हैं। एक्स जो कस्टमर है, जिसमें कि अच्छा ये जो एग्जांपल यहाँ पे शुरू हो रहा है ना, मैंने शायद यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ। ये मल्टी डायमेंशनल एग्जांपल शुरू हो गया है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ना, ये सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल पढ़ा था। यहाँ से जो एग्जांपल ये शुरू हुआ है, ये मल्टी डायमेंशनल शुरू हुआ है। देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे आपके एट्रीब्यूट्स आ गए, जैसे कि एज आ गया, इनकम आ गया, बायस आ गया। तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल यहाँ पे शुरू हो गया है। तो फिर ऐसे हम कैसे समझ सकते हैं कि एक कस्टमर जो एक्स है, जिसकी एज जो है वो इस रेंज में लाई कर रही है, 20 से 29, और उसकी एज जो इनकम जो है एक्स की, वो इस रेंज में लाई कर रही है, 40 से 49 के के बीच में। वो बाय करता है लैपटॉप। ठीक है, तो इसके केस में मुकुल हाँ भाई। भाई, एक बार वो एक्सेप्ट करो जिसका भी लिंक है ना, अनामिका भी आई होगी। मैंने भाई होस्ट नहीं करी है, मीटिंग किसी और ने होस्ट करी है। किसने होस्ट की? दीपांशु? दीपांशु 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 भाई, एक बार एक्सेप्ट कर लो। ओके, लेट्स बिगिन। कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, तो ये अभी आपने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल। क्योंकि इसमें दो ही एट्रीब्यूट्स या फिर सिंगल एट्रीब्यूट्स हम समझ सकते हैं चीज़ों को। सिंगल एट्रीब्यूट्स क्या था, जैसे कि कंप्यूटर खरीद रहा है, बाय कर रहा है कंप्यूटर को, तो आगे सॉफ्टवेयर भी बाय करेगा। आगे जाके अगर हम देखें मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल, तो उसमें क्या क्या दो फैक्टर्स को हम एक साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसकी एज को भी और उसकी इनकम को भी। ठीक है, पहले हमने क्या फंक्शन बनाया था, सिर्फ बायस का। तो उसमें अब एक ही चीज आई थी कि अगर किसी कस्टमर ने कंप्यूटर बाय करा है, तो आगे सॉफ्टवेयर को भी बाय करेगा। इसमें हम उसकी एज और इनकम के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर एक कस्टमर की एज, उसकी और एक्स की जो इनकम है वो 40 से 49 के बीच में है, तो आगे वो लैपटॉप बाय करेगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो, और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो फिर हम इसे मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल में इंक्लूड करेंगे, मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल का पार्ट ही आ जाएगा। और इसके अंदर जो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंदर सपोर्ट हम मान लेते हैं 2% है, और कॉन्फिडेंस वही 60% है। सपोर्ट क्या था, वही हमारा इस केस में हमारा सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो एक्सप्लेन करा है मैंने, इसे थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोर्ट हो जाएगा हमारा कि अगर एक कस्टमर जिसकी एज इस रेंज में आ रही है, इनकम इस रेंज में आ रही है, तो उसने कंप्यूटर लैपटॉप बाय करा, मतलब टोटल ट्रांजेक्शन के अंदर, टोटल ट्रांजेक्शन हमारे हैं एक्स मान लेते हैं। एक्स के अंदर अगर हमारे 2% ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे, जिसमें ऐसे कस्टमर लाए कर रहे होंगे, जिसकी एज ग्रुप इसमें आ रही होगी और इनकम इसमें आ रही होगी, और उन्होंने आगे चल के लैपटॉप खरीदा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। इस केस में सपोर्ट क्या है हमारा, 2% है। ठीक है, मतलब सपोर्ट को एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने सही से नहीं बताया। सपोर्ट है हमारा आपका ऐसे एज ग्रुप वाले कस्टमर जो 20 से 29 की में आ रहे हैं, और इनकम उसकी इसमें इस रेंज में आ रही है। तो टोटल ट्रांजिशन में इस एज ग्रुप वाले और इस इनकम वाले जो कस्टमर होंगे जिन्होंने लैपटॉप बाय करा है, वो 2% है। तो 2% हमारा यहाँ पे सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, कॉन्फिडेंस हो गया कि आपकी जो इस एज ग्रुप और इस आपके इनकम वाले जो लोग हैं, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इन्होंने लैपटॉप खरीदा है, यहाँ पे थी उन्होंने खरीद लिया है, यहाँ पे थी उन्होंने वो लैपटॉप खरीदेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो वो हो है हमारी कंडीशन, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है हमारा 60%, और यहाँ पे हमारा सपोर्ट था 2%। तो अगर आप एग्जाम्पल की फॉर्म में ले सकते हो, अगर सपोर्ट जो है वो आपका हो चुका है,
ठीक है, सपोर्ट आपका पहले से ही हो चुका है और उस बेसिस पे हमने क्लासीफाई करा है कि 2% लोगों ने आपका लैपटॉप खरीदा था। और कॉन्फिडेंस हमारा ये था कि अगर आगे चल के कितने लोग जो इस एज ग्रुप और इस इनकम में आ रहे हैं वो लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी वाली बात हो रही है, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाएगी। ठीक है, आगे एसोसिएशन रूल दैट इन्वॉल्व्स मोर देन वन एट्रीब्यूट। ऐसा एसोसिएशन रूल जिसमें एक साथ एट्रीब्यूट आ रहे हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट या प्रेडिकेट आ रहे हैं, जैसे कि एज, इनकम, बाइस, तो वो हमारे मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल्स में आ जाएंगे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे चल के कंसिडर करते हैं, इफ वी कंसिडर मिनिमम वैल्यू फॉर सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। हाँ, एक चीज आती है यहाँ पे, मिनिमम सपोर्ट एंड थ्रेशोल्ड। अगर आपको कोई वो लगानी है कंडीशन, जैसे कि बाई चांस मान लेते हैं हमें आपकी डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर में हमें आपकी माइनिंग करनी है, तो हमें किसी चीज की आपकी मिनिमम सपोर्ट या थ्रेशोल्ड पता होना चाहिए। मतलब पता चला कि हम कोई चीज बाय कर रहे हैं और वहां पे किसी की सपोर्ट बहुत ही कम दे रखी है, जैसे कि मान लो 0.01% है, तो वो एक तरह से इररिलेवेंट हो जाएगा कि ये तो भाई एक तरह से गलती से उसने बाय कर लिया होगा, गलती से उस कंडीशन में आ रही होगी। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड हम लेके चलते हैं कि कम से कम इतनी हमारी क्या कहते हैं एक सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके आपका वो क्या कहते हैं वो आपकी उसे हम क्या कहते हैं आगे जाके कंसिडर करेंगे माइनिंग के लिए। वरना वो हमारी रिलेवेंट नहीं है, वो यूजफुल नहीं है हमारे लिए। इसी तरह से हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि आपकी मिनिमम कॉन्फिडेंस की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, तभी जाके वो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो वरना वाले में वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो इस तरह की सपोर्ट को हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड, और इस तरह की कॉन्फिडेंस को हम बोलते हैं मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड। ठीक है, association rule do not satisfy both minimum support and threshold are minimum confidence threshold may consider uninteresting और and are discarded। अच्छा, ऐसे सपोर्ट और या कॉन्फिडेंस जो आपके मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू को पूरा नहीं कर पाते, वो हमारे लिए अनइंटरेस्टिंग है और उन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, फर्दर टू अच्छा आगे हर जगह हमें समझने के लिए कि फर्दर टू अनकवर इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन एसोसिएशन एट्रीब्यूट वैल्यूज पेयर कोरिलेशन एनालिसिस इज परफॉर्म। अगर आपको फर्दर से समझना है तो इसके लिए स्टैटिकल कोरिलेशन परफॉर्म करते हो। अच्छा, कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन का मतलब होता है कि आप दो चीजों को किस तरह से रिलेट करते हो, उनके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप बना रहे हो, तो वो आपका कोरिलेशन के अंदर आता है। इसके अंदर आपका काफी सारी चीजें आती हैं, जो कि काफी सारी चीजें नहीं, मतलब दो चीजें हैं, कोरिलेशन एनालिसिस और कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये मैंने ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे ज्यादातर ये प्रोबेबिलिटी के अंदर मिला। प्रोबेबिलिटी के अंदर इसका एक बहुत ही गंदा सा फॉर्मूला था। अगर तुम चाहो तो नेट से कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मुझे लगा नहीं कि डाटा माइनिंग में इसकी इतना बड़ा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अगर आप चाहो तो कोरिलेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, डेफिनेशन के बेसिस पे, कि आप दो तरह की चीजों को किस तरह से रिलेट कर रहे हो। उनके बीच में आप हाईली कोरिलेट, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब उन्हें हाईली रिलेट कर सकते हो या फिर बहुत ही कम कोरिलेट कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं कि एक किसी पर्सन ने आपका लैपटॉप लिया है, ऐसा क्या कहते हैं बिना अ, हाँ, बिना डॉस बेस्ड लैपटॉप लिया है, तो उसको गारंटीड है कि डॉस बेस्ड तो आजकल कोई यूज करता नहीं है, तो उसे सॉफ्टवेयर भी परचेज करने पड़ेंगे। तो इसमें हम हाईली कोरिलेट कर सकते हैं कि कंप्यूटर प्लस सॉफ्टवेयर बहुत इनमें कोरिलेशन जो बनेगा बहुत हाई बनेगा। उसी तरह से आपका जो कोरिलेशन अगर हम कंसिडर करें कि ऐसा पर्सन जिसने क्या कहते हैं एक लैपटॉप खरीदा है, वो साथ में अब वो सॉफ्टवेयर भी खरीदेगा, तो हो सकता है उस लैपटॉप में प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर मिल रहे हो, तो उसमें हम जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन बनेगा वो लो बनेगा। तो इस तरह से हम उन्हें कम कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोरिलेशन हो गया हमारा। अच्छा, अभी हमने जो ये पढ़ा था सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, इसे हम एग्जाम्पल की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, किस तरह से चीजें यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस, अगर बाई चांस मान लो तुम्हें बताया जाएगा बस इतना कि तुम्हारा एक कस्टमर ने कंप्यूटर खरीदा है और उससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदा है, जिसमें आपका 2% सपोर्ट था और 60% कॉन्फिडेंस था, और आपको ये पता रखा होगा कि टोटल आपके 2000 ट्रांजेक्शन थे। ठीक है, तो आपको ये पता करना होगा कि कितने आपके कस्टमर्स ने टोटल आपके कितने कस्टमर्स ने आपके कंप्यूटर बाय करा, और कंप्यूटर के साथ साथ कितने कस्टमर्स ने आपके कंप्यूटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोनों साथ में बाय करा है।
ठीक है। तो ये तो हमें भाई देख के पता चली जाएगी कि 2% इसमें सपोर्ट है। पहली जो चीज होती है वो सपोर्ट के लिए होती है, और दूसरी जो चीज होती है कॉन्फिडेंस की होती है। ठीक है। मोस्टली आप ये भी समझ सकते हो कि जो बड़ी क्वांटिटी है वो कॉन्फिडेंस की होगी, और जो कम छोटी क्वांटिटी है वो सपोर्ट की होगी, क्योंकि भाई लॉजिकली भी देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए सपोर्ट रियल डाटा के कंपैरिजन में। ठीक है। अच्छा, इसे अगर हम देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि दो टोटल ट्रांजिशन से 2000 में 2% आपका सपोर्ट है, 60% कॉन्फिडेंस है। अच्छा, सपोर्ट की अगर दोबारा से हम डेफिनेशन को कंसिडर करें तो क्या था का सपोर्ट? सपोर्ट ये था कि अगर किसी कस्टमर ने कंप्यूटर बाय करा है तो उसने साथ में एंटीवायरस भी बाय करा होगा। मतलब सपोर्ट का मतलब है कंप्यूटर और एंटीवायरस दोनों साथ में बाय करा है। ठीक है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 2% ऐसे कस्टमर है 2000 के अंदर, जिसमें से ऐसे 2% कस्टमर है जिन्होंने कंप्यूटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर साथ में बाय करा, यानी कि 2% ऑफ 2000 इज अवर सपोर्ट। तो मतलब 2% ऑफ 2000 इज, हमें कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे ऐसे आ जाएगा कि 40 ट्रांजिशन है टोटल हमारे ऐसे जिन्होंने कंप्यूटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर साथ में परचेज करा है। ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बात आई कि 40 ट्रांजिशन हमारे टोटल ट्रांजिशन से निकले जिन्होंने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर साथ में बाय करा है। और ये था हमारा सपोर्ट। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर एंड एंटीवायरस कि कितने वो आपके ट्रांजिशन निकलेंगे, तो उसे हम तरह से कैसे सब कह सकते हैं 40 ट्रांजिशन से निकलेंगे टोटल। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया हमारा सपोर्ट। सपोर्ट के बाद अगर हमारा आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या था? कॉन्फिडेंस का मतलब था कि अगर किसी कस्टमर ने कंप्यूटर बाय करा है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी आगे चल के बाय करेगा। तो अगर इसमें बात क्या है कि किसी ने कंप्यूटर बाय करा है, तो मतलब बात समझ आती है कि उसने कंप्यूटर ऑलरेडी बाय कर चुका है। ठीक है। टोटल 2000 ट्रांजेक्शन से भैया ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें कंप्यूटर आ रहे हो और जिसमें कंप्यूटर नहीं आ रहे हो। मतलब किसी ने भाई मान लो एक ऑल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, उसमें से भाई कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिसमें कंप्यूटर होंगे, किसी ट्रांजेक्शन में कंप्यूटर नहीं होंगे। मतलब भाई हर कस्टमर सिर्फ कंप्यूटर खरीदने थोड़ी ना रहे यहाँ पे दुकान पर। वो दुकान पे आपके सिर्फ एक माउस या कीबोर्ड खरीदने भी आ सकता है। तो टोटल उसमें हमारे जो टोटल ट्रांजेक्शन से 2000 है, लेकिन 2000 ट्रांजेक्शन में से हमारे कुछ ट्रांजेक्शन थे जिसमें हमारा कंप्यूटर आ रहा था, और ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कंप्यूटर आ रहा है और साथ में एंटीवायरस भी आ रहा है। ठीक है। तो वो टोटल ट्रांजिशन से हमारे क्या कहते हैं 60%, जिससे हम 60% कॉन्फिडेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। 60% कॉन्फिडेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं, 60% कॉन्फिडेंस मीन इफ अ ट्रांजिशन कंटेन कंप्यूटर, तो उसको एंटीवायरस भी उसमें कंटेन होगा। मतलब आपके क्या कहते हैं टोटल ट्रांजिशन आपके 2000 है, तो उसमें 60% ट्रांजिशन अगर उसमें कंप्यूटर है तो फिर उसमें आपके एंटीवायरस भी होगा। ये थोड़ा मैं शायद गलत बोल दिया, इसे डेफिनेशन समझ लो। 60% कॉन्फिडेंस मीन्स दैट ट्रांजिशन कंटेंट कंप्यूटर। हाँ, अगर किसी ट्रांजिशन में कंप्यूटर है तो 60% चांसेस है कि उसमें एंटीवायरस भी होगा। ठीक है। 60% चांसेस है कि उसमें एंटीवायरस भी होगा। मतलब किसी ने अगर कंप्यूटर खरीदा है तो उसके 60% चांसेस है कि उसमें कंप्यूटर और एंटीवायरस दोनों ही होंगे। ये ये डायग्राम मुझे पहले देना चाहिए था यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर दे दिया है कि 2000 ट्रांजिशन से, जिसमें हमें 40 ट्रांजिशन ऐसे हैं जिसमें से हमने कंप्यूटर और एंटीवायरस दोनों साथ में आ रहे हैं। ठीक है। इसे मैंने शायद बाद में और एक्सप्लेन करा है। चलो बात की बाद में देखेंगे, इसे थोड़ा फॉर्मूले में देख लेते हैं। हाँ, तो अगर अभी बाई चांस पता करें कि टोटल 60% ट्रांजिशन से इसमें कंप्यूटर और आपके एंटी कंप्यूटर आ रहा है और एंटीवायरस भी आ रहा है। अच्छा, तो ऐसे टोटल ट्रांजिशन कितने होंगे जिसमें कंप्यूटर और एंटीवायरस ही आ रहा है? जैसे कि एग्जांपल की फॉर्म में मैंने डायग्राम कहाँ बनाया था, एक जगह मैंने डायग्राम की फॉर्म में कंसिडर करा था, एक मिनट को। तो शायद मैं यहाँ पे वो डायग्राम बनाना भूल गया हूँ, या लेबलिंग भूल गया हूँ उस डायग्राम में। कोई बात नहीं, चलो मैं लेबलिंग भूल गया हूँ उस डायग्राम में। इससे वरना हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे आगे। जैसे कि अगर इस डायग्राम इसमें मान लो टोटल 2000 ट्रांजिशन थे हमारे, 2000 में से 40 ट्रांजिशन ऐसे हैं जिसमें कि हमारा कंप्यूटर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों, कंप्यूटर प्लस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोनों साथ में आ रहे हैं। ठीक है।
इसमें इसे ऐसे 40 ट्रांजिशन जिसमें ये दोनों साथ में आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे कुछ ऐसे ट्रांजिशन भी होंगे जिसमें सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूटर आ रहा होगा, और इसमें अब ये जो बाई चांस मान लो ऐसे जो ट्रांजिशन है वो ए है, ठीक है, यहाँ पे हमने वही चीज एक्सप्लेन करी है, यहाँ पे ए टोटल ट्रांजिशन जिसमें कंप्यूटर कंप्यूटर आ रहा है वैसे ट्रांजिशन ए है। अब ऐसे ट्रांजिशन टोटल ऐसे ट्रांजिशन में भी जिसमें सिर्फ कंप्यूटर कंप्यूटर आ रहा है उसमें से भी टोटल ऐसे 60% ट्रांजिशन है जिसमें से हमारा कंप्यूटर प्लस एंटीवायरस दोनों ही आ रहे हैं। तो अगर हम इसे देखा जाए तो 60 का ऐसे क्या कहते हैं 40 ट्रांजिशन हो गए 60% ऑफ ए के, मतलब 60% ए क्या, ए हमारा क्या था, ऐसे ट्रांजिशन जिसमें कंप्यूटर आ रहा है और उसके हम 60% क्या है 40 है। तो वेयर ए कैन बी ए इज द नंबर ऑफ ट्रांजिशन विच दैट कंटेन आइदर कंप्यूटर और बोथ कंप्यूटर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मतलब 60% ट्रांजिशन इस तरह से हमारे जो कि कंप्यूटर और कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर प्लस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोनों की दोनों ही आ रहे हैं हमारे। तो आपको इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपके 60% ऑफ ए गिव्स 40, 60% ऑफ ए क्या था, ए हमारा ऐसे ट्रांजिशन जिसमें कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर प्लस एंटीवायरस दोनों की दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। तो 60% ऑफ ए गिव्स 40, दैट इज 60 अपॉन ए कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे तो हमारा ए आ जाएगा हमारा 66 ए। अगर आपको एग्जाम में फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो दो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आएगी कि आपकी सपोर्ट वाले ट्रांजिशन कितने हैं और आपके कॉन्फिडेंस वाले ट्रांजिशन कितने हैं, ठीक है। ये हमें इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, जिस तरह से इसमें भी मैंने बताया। देयरफॉर 66.66 ट्रांजिशन हो गए विच कंटेन एटलीस्ट, जिसमें एटलीस्ट या तो कंप्यूटर एंड फ्यू जिसमें हमारे कंप्यूटर होंगे, एटलीस्ट कंप्यूटर तो होंगे ही होंगे, और कंटेन फ्यू ऑफ ट्रांजिशन कंटेन, उसमें से कुछ ट्रांजिशन ऐसे भी होंगे जिसमें कंप्यूटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोनों की दोनों ही आएंगे। मतलब 66.66 ट्रांजिशन इस तरह के हैं जिसमें आपके कंप्यूटर तो आ ही रहे हैं, कंप्यूटर तो एटलीस्ट कंप्यूटर तो आ ही रहे हैं, और लेकिन इसमें कुछ ट्रांजिशन इस तरह के भी होंगे जिसमें कंप्यूटर प्लस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों आ रहे हैं, जो कि इस केस में हमारे टोटल ऐसे ट्रांजिशन कितने हैं 40, जो कि इसका है 66.66 का 60% है 40, ठीक है। अच्छा, इस एक और बात होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम बोल सकते हैं कि एक तरह से ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सॉरी कॉन्फिडेंस को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि आपकी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि भैया ये बात है कि आपकी कंप्यूटर उसने ऑलरेडी बाय कर चुका है, कंप्यूटर वो ऑलरेडी बाय कर चुका था, अब मुझे ये देखना है कि कंप्यूटर प्लस एंटीवायरस वो कब बाय करता है। तो इस तरह से आपकी देखा जाए तो वो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, ये चीज थी कि वो आपका हाँ मैंने फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे नीचे पी ए आएगा, मैंने गलती से पी बी लिख दिया है, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है। तो ए क्या था हमारा, ए थी हमारी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो कंप्यूटर बाय कर चुका है, बी क्या थी, बी हमारी इस बात की प्रोबेबिलिटी है वो कंप्यूटर प्लस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोनों साथ में बाय करेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये इंटरसेक्शन है, ये मैंने गलत बना दिया है, कंफर्म करा था मुझे, मैं भूल तो नहीं है, इंटरसेक्शन ही होता है। हाँ इंटरसेक्शन ही है ना, सही है सही है। और पी और ए और बी साथ में हो रही है, मतलब उसने लैपटॉप और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर साथ में खरीदा है, कंप्यूटर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर साथ में खरीदा है, और यहाँ पे बस ए कर देना, ये मेरी गलती से मैंने बी कर दिया है, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि टोटल 2000 ट्रांजिशन थे, 2000 में से ऐसे ट्रांजिशन टोटल 66.66 थे कि जिसमें कंप्यूटर उसने बाय करा था। अब 66.66 में से भी टोटल इस अमाउंट का 60%, ये 66.66 है, इसका भी 60% ऐसे ट्रांजिशन है जिसमें कंप्यूटर प्लस एंटीवायरस दोनों साथ में बाय करा। तो इससे हम ये इसका कितना आया 40% आया, और ऊपर जाके भी हम समझ सकते हैं कि टोटल 2000 ट्रांजिशन से इसमें 2% ऐसे सपोर्ट था, 2% सपोर्ट का मतलब ये था कि कंप्यूटर और एंटीवायरस उसने साथ में बाय करा था, ऐसे 40 ट्रांजिशन से, ठीक है। अच्छा, एक और बात, इसमें 66.66 ट्रांजिशन तो हो नहीं सकते, लॉजिक वाली बात है भैया, ट्रांजिशन तो एक आपका होल नंबर ही होगा, तो होल नंबर इसे अगर आप इसे 66.67 भी बोल सकते हो, और या फिर इसे क्या कहते हैं, इस तरह से आपको मतलब ये आपने परसेंटेज में निकाला है, इस वजह से इस तरह से ये वैल्यू आ रही है, अदरवाइज जो आपकी इसकी वैल्यू होगी वो एक रियल वैल्यू होगी, रियल वैल्यू नहीं होल नंबर होगा, जैसे कि 67 या 66,
ठीक है, आपका ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है कॉन्फिडेंस ऑफ सपोर्ट। इसमें किसी को डाउट है तो जरा एक बार कंफर्म कर दो। और दीपांशु, यार वो आकांक्षा आ रही है ना, उसको करिए। ये प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला में हमें गिवन क्या है? हमें यार एग्जाम में क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि नहीं, वो 2% फॉर्मूला सपोर्ट है। बी बाई ए वाला। ये भाई ये एक्चुअल में मैंने फॉर्मूला अपनी साइड से लिख दिया है। ये अगर तू एग्जाम में नहीं भी लिख के आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने इसे समझाने के लिए, ए हमारा क्या था, ऐसे ट्रांजिशन जिसमें कंप्यूटर आ रहा था, बी वो ट्रांजिशन थे जिसमें कंप्यूटर प्लस आपके वो दोनों आ रहे हैं, कंप्यूटर प्लस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोनों आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाने के लिए मैंने कर दिया है। बट शायद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये यूज होता है ना कि पी बी बाई ए जब भी लिखते हैं तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, हाँ 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 मतलब कि जो है वो बी है, तो गिवन में शायद हाँ। कंप्यूटर आएगा बी में, और ए हाँ, में आएगा गिवन में कंप्यूटर आएगा, बी में गिवन में कंप्यूटर आएगा कि कंप्यूटर वो ऑलरेडी बाय कर चुका है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। सही पढ़ रहा हूँ मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, आई गेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं बी गिवन ए। ऐसा ही शायद में। जरा कोई और काम करना जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, अगर ए खरीद ले उसके हाँ बाद वही प्रोबेबिलिटी ऑफ, probability। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन Okay, ए। अगर ए ऑलरेडी खरीद चुका है तो बी की प्रोबेबिलिटी है ये कि बी भी खरीदेगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बस यहाँ पे ए कर देना, बाकी इस तरह से फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर मैं सिर्फ ये बात करूँ ना कि सपोर्ट क्या है, तो ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है, और किसी को और डाउट है इसमें? क्योंकि एग्जाम के टर्म से ये देखा जाए तो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फिर, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अच्छा, जितनी भाई, हमने फंक्शनलिटी, हाँ बोल। जतिन हाँ वो भाई। यार वो आकांक्षा मैसेज कर रही है, बोल रही है कि ज्वाइन नहीं अरे हुई। दीपांशु, गायब तो नहीं हो गया वो दीपांशु? अरे रुक। पांचों शायद ऑफलाइन चला गया। पता नहीं यार। ये क्या नाम, मुकुल, देख उसका उसका मतलब वही था ना कि जैसे हमने 60% ऑफ ए निकाला, जैसे है ना, हाँ 60% ऑफ ए में मतलब यही मतलब था ना कि कंप्यूटर तो हाँ इसमें है ना, उसके साथ वो सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं या फिर आधे उसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो नहीं भी ले रहे होंगे, मतलब 60% ऑफ निकाल देना तो। हाँ 60% इसलिए निकाला है क्योंकि हाँ हाँ 60% में वो दोनों आ गए होंगे जिसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हाँ पूरे हाँ बाय करा है। हाँ हाँ, जिसने खरीदा भी होगा और नहीं भी खरीदा होगा मतलब। नहीं, 60% में सिर्फ वो होंगे जिन्होंने हाँ, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों ही बाय करा होगा। दोनों बाय करे होंगे। और जैसे हाँ यहाँ पे निकालना है 60% ऑफ, हाँ देखना, जैसे 40 है, ठीक है, देख, 40 सुन तो सुन, वो है कि जिन्होंने बहुत इकट्ठा ही लिया है मतलब। हाँ 40 लेकिन जो है 40 वो, जो है वो मैं बता रहा हूँ, 40 वो टोटल ट्रांजेक्शन है। देख, ए जो है, हाँ ए का मतलब है कि जिन्होंने कंप्यूटर बाय करा या फिर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों बाय करा। ठीक है, और ए का मतलब ये है, और ए के ही 60% ये है कि उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में बाय करा है। ए के अंदर आ हाँ, रहा है जिन्होंने ए के अंदर वो वैल्यू हो सकती है जिसने सिर्फ कंप्यूटर बाय करा है। ठीक है, अच्छा अच्छा, लेकिन इस 60% में वो भी आ जाएगा सिर्फ जिसने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में बाय करा है। ठीक ठीक ठीक। जैसे कि अगर इधर में एक और लाइन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भाई वो ये दीपांशु को भी वो ऐड कर दे। दीपांशु को क्या कर दूं? क्या आई हुई होगी देख। हाँ तो क्या दीपांशु? ओके। अच्छा कुलदीप, जब तक ये देख, अगर हम यहाँ पे एक और लाइन कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये हाँ टोटल एरिया हो जाएगा वो, ये जो एरिया हो जाएगा पूरा 66.67 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ, अगर एक और लाइन कर देते हैं, और इस वाले जो लाइन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो कितने होंगे आपके, जिसमें कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों बाय करा है। तो सिर्फ ये जो इतना पार्ट हो जाएगा ना, जो अनशेडेड पार्ट रह जाएगा, अनशेडेड पार्ट में आएगा जिसका सिर्फ कंप्यूटर बाय करा है, और शेडेड वाला पार्ट में हो जाएगा जिन्हें कंप्यूटर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों की दोनों दोनों बाय बहुत। कर लिए। हाँ, इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करिए। ओके, समझ गया मैं। मैंने शायद ये अपडेट करना भूल गया हूँ टेलीग्राम को।
अच्छा आकांक्षा आई क्या? हाँ आ गई। चलो शुरू करते हैं, नया टॉपिक है तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा अभी तो हमने जितनी फंक्शनलिटीज पढ़ी थी वो कौन सी पढ़ ली अभी तक हमने? कहाँ गया? देखो अभी तक हमने पढ़ लिया क्लास कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये तो पहली क्लास में कवर हो गया था। अभी आकांक्षा जो तुमने मिस करा है वही है माइनिंग, फ्रीक्वेंट पैटर्न एसोसिएशन, कोरिलेशन। तुम चाहो तो रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें देख लेना बाद में। तो उसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन। क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन मेरे अकॉर्डिंग या फिर हाँ मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, ये क्या कहते हैं फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी है इसकी, क्या कहते हैं आपको अगर पैटर्न समझने हैं कि किस तरह से पैटर्न माइन करता है, क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी है इसकी। आगे चलते हैं तो आते हैं क्लासिफिकेशन। अच्छा क्लासिफिकेशन से तुम क्या समझते हो? क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आपको किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि क्लास लेवल पहले। अच्छा हमने कैरेक्टराइजेशन जो पढ़ा था याद है किसी को? कैरेक्टराइजेशन में हमने लेबल डिसाइड करे थे, जैसे कि कहाँ गया कैरेक्टराइजेशन में हमने लेबल डिसाइड करे थे कि कौन सी चीज किस क्लास में आएगी, कि कंप्यूटर की क्लास में आएगी, ये प्रिंटर की क्लास में आएगी, ये यंग कस्टमर में आएगा, ये ओल्ड कस्टमर में आएगी। तो क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे थे हम? यहाँ पे लेबल्स डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। ये तक कैरेक्टराइजेशन में। अब क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन में हम उसके लिए उन लेबल्स के लिए एक मॉडल डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम किसी डाटा सेट को उस लेबल्स के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके हमें उस डाटा सेट में पुश करना है कि उसके लिए हम एक मॉडल डिसाइड करेंगे। तो वो पार्ट हमारे क्लासिफिकेशन में आएगा कि उस लेबल पे हमें अगर उसे इनपुट करना है तो कैसे करें। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक बैग में बहुत सारी बॉल्स है, कुछ रेड कलर की बॉल्स हैं, कुछ ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि पहले से ही वो रेड और ग्रीन पहले से आइडेंटिफाई है, वो लेबल आइडेंटिफाई है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि हम उसे किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ये पार्ट रेड में जाए, ये बॉल रेड में जाए, ये बॉल ग्रीन में जाए। तो वही प्रोसेस या फिर वही मॉडल को हम आइडेंटिफाई करने में वही क्लासिफिकेशन वाला काम आता है इसमें। तो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ मॉडल फंक्शन that describes and distinguish data classes and concept। यहाँ पे हम मॉडल या फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मॉडल या फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि ये डिस्क्राइब करेगा कि वो अलग क्लास या कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। डाटा क्लास लेबल दैट इज नेम ऑफ क्लास इज नोन। अच्छा जो डाटा क्लास या लेबल की पहचान का मैंने बताया रेड या ग्रीन, वो पहले से ही पता होगा हमें, ये पहले से एडवांस पता होगा कि उसे क्लासिफाई करने से पहले, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक डायग्राम के फॉर्म में समझा रखा है। हाँ ये है हमारे प्री लेबल डेटा सेट जो कि हमें पहले से ही नोन होंगे। ये लेबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कोई एग्जांपल लिखा है क्या? अपने आप बता देता हूँ। जैसे कि बॉल्स का एग्जांपल ले लो, ये हमारी रेड ग्रीन ब्लू बॉल्स हैं। ये हमारा डाटा सेट है जिसमें अलग अलग तरह के एक बैग मान लेते हैं, बहुत सारी बॉल्स हैं जिसमें से हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा है कि ये हमारी रेड बॉल होनी चाहिए, ये हमारी ग्रीन बॉल होनी चाहिए, ये हमारी ब्लू बॉल होनी चाहिए। तो ये हमारा एक्चुअल में प्री लेबल डाटा सेट है या फिर ट्रेंड डाटा है, जिसे हम एक क्लासिफिकेशन मॉडल या फिर एक क्लासिफिकेशन मॉडल से पास करने की कोशिश करेंगे, जो एक ट्रेनिंग फॉर्म में जो कि एक डाटा को लेगा, जिससे एक क्लासिफिकेशन मॉडल या फिर एक फंक्शन को यहाँ पे आइडेंटिफाई या डिफाइन करना शुरू कर देगा, जो कि हमें ट्रेनिंग में हम यूज करेंगे। ये हमारा एक्चुअल में ट्रेनिंग डाटा है यहाँ पे, जिसमें हम पहले से ही पता होगा कि ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये यहाँ पे ये रेड है। जब हम इसे क्लासिफिकेशन मॉडल से पास करेंगे तो ये इस मॉडल को ट्रेन कर देगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी बॉल कौन सी कलर की है। तो और उसे फिर वो उस लेवल में आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर एक बार इसकी मॉडल ट्रेन हो गया तो इसे हम अननोन डेटा दे सकते हैं, अननोन डेटा जिसमें हमें ये नहीं पता कि कौन सी बॉल कौन सी कलर की है। उसे अगर हमने उसे इस डेटा में दिया तो फिर हम उससे ये जो क्लासिफिकेशन मॉडल है उसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये बॉल इस कलर की है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मॉडल में आखिर होता क्या है? पहले हम उसे एक ट्रेनिंग डेटा देना पड़ता है जिससे वो क्लासिफिकेशन मॉडल या फिर फंक्शन पहले वो आपका वो बनता है, आपका स्टार्ट होता है वो क्रिएट होना, और क्या कहते हैं वो फंक्शन आपका पहले बनता है जब उसे हम ट्रेन डाटा देते हैं। उसके बाद हम इसे हम क्या कहते हैं एक अनट्रेन डाटा या फिर अननोन डाटा देते हैं, जिसे आगे जाके वो क्लासिफाई करना शुरू करता है लेबल्स के अंदर, ठीक है। तो मेन क्लासिफिकेशन मॉडल का काम क्या है? ये क्लासिफाई करना कि अलग अलग डेटा में
अलग 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 लेबल्स को आप किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग पार्ट में। classification model is used to predict label of the data and object for which class label are known। ये आपका हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि कौन सी लेबल किस ऑब्जेक्ट की हो सकती है। अच्छा, क्लासिफिकेशन मॉडल को हम काफी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इफ देन स्टेटमेंट में, डिसीजन ट्री में, मैथमेटिकल फॉर्मूला से या न्यूरल नेटवर्क से भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इफ देन वाला बहुत सिंपल है, जैसे कि मान लो क्लासिफाई करना है हमें एक एज जो है वो यूथ है, इनकम हाई है, तो वो क्लास ए के अंदर आ जाएगा। यूथ है और लो है तो वो क्लास बी में आ जाएगा। मिडिल एज है वो क्लास सी में आ जाएगा। सीनियर है तो वो क्लास सी में ही आएगा। तो इस तरह से अगर आप इफ देन कंडीशन से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपका क्लासिफिकेशन हम किस तरह से लेना है। तो आपको पहले इसमें एक प्री, अगर आपने एआई थोड़ी सी पढ़ी होगी तो वो भी आपकी इफ देन कंडीशन ही होती है पूरी तरह से। तो आपको उसमें क्या करना है, आपको पहले एक ट्रेन डाटा देना है ताकि वो क्लासिफाई कर पाए कि वो ये ऑब्जेक्ट आपका क्लास ए में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्लास बी में आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्लास सी में आ रहा है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ए बी सी होगा, ये पहले से प्री लेवल डिफाइन होंगे, लेकिन ये पता होगा कि आपको किस तरह से आपको उसे इसमें डालना है। तो आप जब एक ट्रेनिंग डाटा दोगे तो वो क्लासिफिकेशन मॉडल ये सीखेगा कि उसे आपको किस तरह से ये इस क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी में उसे क्लासिफाई करना है। ठीक है, और एक फिर अगर आप वो एक बार ट्रेन हो गया मॉडल तो फिर उसे आप अननोन डाटा दे सकते हो जिससे वो इजीली क्लासिफाई कर सके। इफ देन कंडीशन की फॉर्म में इस तरह से हो सकता है। इफ देन के अलावा एक और तरीका था कि आप डिसीजन ट्री से भी कर सकते हो। तो ये डिसीजन ट्री आपको इस तरह से दे रखा है कि आपकी पहले एज थी, तो अलग अलग इसमें जो नोड होती है वो अलग अलग एट्रीब्यूट या अलग अलग कंडीशन रिप्रेजेंट करती है कि वो क्या होनी चाहिए थी। जैसे अगर एज मान लो उसकी यूथ थी या मिडिल एज या सीनियर थी। यूथ होगी तो वो हम क्या कहते हैं इनकम भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इनकम हाई है या लो है, अगर हाई है तो फिर वो क्लास ए में जाएगा, लो है तो क्लास बी में जाएगा। अगर एज इसी तरह से हाई इसकी एज इसी तरह से अगर मिडिल एज या सीनियर में है तो फिर वो क्लास सी में जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो इसकी जो डिसीजन ट्री जो होता है, इसकी जो लीव्स होती है ना, यही हमारी क्लास लेबल्स होती है। क्लास लेबल्स मतलब ये क्लास ए होगी, क्लास बी होगी या क्लास सी होगी। ये जो इसकी डिसीजन ट्री की जो लीव्स हैं वही हमारी क्लास लेबल्स होंगी। और जो हमारी इसमें जो नोड्स होती हैं वो इसकी एट्रीब्यूट्स या फिर कंडीशन होती हैं जो कि हमें चेक करनी होती है कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा, एक तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया, हमारा इफ देन कंडीशन हो गई। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया हमारा डिसीजन ट्री हो गया। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया न्यूरल नेटवर्क्स। अब न्यूरल नेटवर्क्स आता है। न्यूरल नेटवर्क में आपने अगर शायद न्यूरल नेटवर्क पहले पढ़ा हो तो इसमें एक इस तरह से एक नेटवर्क बना होता है। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क हमारा किस चीज से बेस्ड होता है, ये जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उसी पे बेस्ड होता है। जिस तरह से उनकी फंक्शनलिटी होती है उसी की तरह से ये फंक्शन करता है कि आपके छोटे छोटे पार्ट में आप क्लासिफाई कर देते हो फंक्शंस को, और वही आपके कहते हैं डिसीजन, फाइनल डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं कि जो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्लास ए में आना चाहिए, क्लास बी में आना चाहिए, क्लास सी में आना चाहिए। उसे आप इनपुट देते हो कि इस एक किसी फंक्शन को आप इनपुट दोगे कि एज उसकी ये है, किसी फंक्शन को इनपुट दोगे आप कि इनकम उसकी ये है, तो वो हर फंक्शन उसकी क्या कहते हैं आगे डाटा पास ऑन करके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है काम को कि ये आपका जो क्लास ए में आना चाहिए, क्लास बी में आना चाहिए, क्लास सी में आना चाहिए। ठीक है। इन न्यूरल नेटवर्क वी यूज न्यूरॉन लाइक प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि आपको पता होगा कि न्यूरॉन लाइक प्रोसेसिंग यूनिट यूज करते हैं विथ वेटेड कनेक्शन बिटवीन द यूनिट। आपके इसमें जो कनेक्शन होते हैं वो वेटेड होते हैं। आपको वेट को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ओवरऑल कंप्यूटेशन क्लासिफाई कर सके अननोन डाटा ऑब्जेक्ट इनटू अप्रोप्रिएट क्लास। इस तरह से वेट को एडजस्ट किया जाता है कि आपके जो अननोन डाटा है वो आपके अप्रोप्रिएट क्लास में चला जाए। ठीक है। अच्छा, ये अभी हमने कौन से मॉडल पढ़े, डिसीजन ट्री पढ़ा, इफ देन पढ़ा और न्यूरल नेटवर्क से पढ़ा। इसके अलावा आप क्या कहते हैं अदर क्लासिफिकेशन मॉडल्स भी होते हैं, जैसे कि नेव बेसियन क्लासिफिकेशन, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन, के नियरेस्ट नेबर, जिसे अगर हम फर्दर जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल्स में इनकी स्टडी करेंगे आखिर ये होते क्या है। ठीक है। क्लासिफिकेशन मॉडल प्रेडिक्ट्स अनऑर्डर्ड डिस्क्रीट लेबल्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन मॉडल क्या प्रेडिक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल प्रेडिक्ट कर सकता है अनऑर्डर्ड डिस्क्रीट लेबल। अगर आपका कोई अनऑर्डर डाटा है या फिर अनऑर्डर डिस्क्रीट लेबल्स हैं तो उन्हें वो प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर बॉल्स का हम एग्जांपल लेके चले थे स्टार्टिंग में, तो वो अनऑर्डर्ड उसकी अनऑर्डर्ड हमें बॉल दी थी तो उसकी लेबल्स को प्रेडिक्ट कर सकता है ये बॉल रेड कलर में आएगी, ये बॉल ग्रीन कलर में आएगी। ठीक है।
ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन में एक रिग्रेशन टर्म और आता है। रिग्रेशन का मतलब क्या है? रिग्रेशन मॉडल प्रिडिक्ट मिसिंग और अनअवेलेबल न्यूमेरिकल डाटा वैल्यू रेदर देन डिस्क्रीट डाटा वैल्यू। मतलब अगर हम देखा जाए तो क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा था, इसमें हमने डिस्क्रीट डाटा पढ़ा था। डिस्क्रीट डाटा जैसे कि आपके लेबलिंग कर रहा था रेड ग्रीन ब्लू में, तो एक तरह से डिस्क्रीट डाटा है। या फिर यस नो में हमें फाइनल आंसर देना है, तो ये तरह से डिस्क्रीट डाटा है। रिग्रेशन मॉडल में हम पढ़ेंगे जो आपका कंटिन्यूस डाटा जो होता है। कंटिन्यूस डाटा जैसे कि जो आपको कर्व्स बने होते हैं, तो आपकी उस तरह का डाटा हम इसमें ज़्यादा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका मान लो एक ग्राफ चल रहा था, एक आपके ग्राफ में आपकी कुछ वैल्यूज मिसिंग थी, तो उस ग्राफ की वैल्यू आपकी क्या प्रेडिक्ट करने के काम ही आती है, ये रिग्रेशन मॉडल प्रेडिक्ट करने का काम आता है। जैसे कि आपकी किसी ग्राफ के स्मूथ वैल्यू को आइडेंटिफाई करना, जैसे कि बहुत ही रफ ग्राफ दे रखा है, तो उसकी अगर एक स्मूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, प्रेडिक्ट करनी है, तो उसे हम रिग्रेशन मॉडल उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रिग्रेशन मॉडल में आपकी कंटिन्यूस वैल्यू आपकी फंक्शन यूज होती है। द टर्म प्रिडिक्शन इज यूज फॉर बोथ न्यूमेरिकल, हाँ प्रिडिक्शन जो टर्म है वो आपकी दोनों की तरह की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी और क्लास प्रिडिक्शन भी। ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस a statistical methodology that most often used for numerical prediction, however other methods also exist। रिग्रेशन जो है आपका स्टैटिकल मेथोडोलॉजी यूज करता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड मेथोडोलॉजी यूज करता है, जो कि स्टैटिकल मेथोडोलॉजी कहती है, जैसे नेव बेजियम आपकी हो गई, अलग ऐसी तरह की अलग अलग स्टैटिकल मेथोडोलॉजी होती है, वो सब ये यूज करता है। लेकिन इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं जिसके फॉर्म में आप कंटिन्यूस वैल्यू को आगे प्रिडिक्ट कर सकते हो। आगे वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर में पढ़ेंगे कि आगे रिग्रेशन मॉडल्स में आप कौन से क्लासिफिकेशन मॉडल यूज करते हो। ठीक है। आगे एक और चीज आती है रेफरेंस एनालिसिस। रेफरेंस एनालिसिस का मतलब क्या है? रेफरेंस एनालिसिस का काम होता है कि आप इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करना। अच्छा देखो, जो हमने एग्जांपल लेके चले थे, ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इसी में ले लेते हैं। आपके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना रेफरेंस एनालिसिस का मतलब होता है कि जो आपके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, जैसे कि ये एज वाला फैक्टर हो गया और उसकी इनकम वाला फैक्टर हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जो आपके क्लास को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेफरेंस एनालिसिस का काम ये होता है कि इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स पहले से आइडेंटिफाई कर लेना जो आपके क्लासिफिकेशन में आपको हेल्प करेंगे। बाई चांस मान लो एक और एट्रीब्यूट था हमारा, एज हो गया, उसका क्या कहते हैं जेंडर, जेंडर भी उसका एक एट्रीब्यूट था, लेकिन जेंडर एट्रीब्यूट से हम क्लास को आइडेंटिफाई करने में कोई हेल्प नहीं मिल रही यहाँ पे, तो वो हमारे लिए एक इररिलेवेंट डाटा हो गया। तो फिर वो हमारे लिए क्या कहते हैं कोई काम का नहीं होगा। तो हम रेलेवेंस एनालिसिस में ऐसे एट्रीब्यूट्स फाइंड करेंगे जो आपके रेलेवेंट आपके क्लास प्रेडिक्शन में आपको रेलेवेंस प्रोवाइड करेंगे, जो यहाँ पे सिर्फ क्या होंगे, एज और उसकी इनकम। ठीक है। रेलेवेंस एनालिसिस आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स दैट आर सिग्निफिकेंटली रेलेवेंट टू क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। वो एट्रीब्यूट्स को पहले से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जो आपको क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन में आपके हेल्प आपके आपके इंपॉर्टेंट होंगे या फिर आपके हेल्पफुल होंगे। अच्छा, ये जो है आपका क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ये आपका पहले आपका क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन से पहले आपका रेफरेंस एनालिसिस किया जाता है। तो मतलब ये जो चीज होगी वो पहले होगी, क्योंकि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो चीज होगी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ये बाद में होगा, ताकि आप ये इस तरह से मॉडल किया जा सके। तो मतलब पहला काम क्या होगा, सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन हमने हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये लेबल्स आइडेंटिफाई करने वाला का काम, जो सबसे काम किया। हाँ, जो सबसे पहले लेबल्स आइडेंटिफाई करने वाला सबसे पहले जो काम होगा, पहले वो होगा। फिर उसके बाद हमारा रेफरेंस एनालिसिस होगा। रेफरेंस एनालिसिस क्या था, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने का वाला काम। उसके बाद हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, क्लासिफिकेशन मॉडल प्रेडिक्ट करने वाला, कि किस तरह से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेबल्स में आप किस तरह से डाल रहे हो। ठीक है। तो पहले ये, फिर ये चीज आएगी। ठीक है। यहाँ पे आपका रेफरेंस एनालिसिस खत्म होता है। रेफरेंस एनालिसिस के बाद आता है आपका क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस का मतलब क्या है? अच्छा, नाम से समझ आ रहा है क्लस्टर क्या होता है, आपको ग्रुपिंग कर देना। ग्रुपिंग कर देना या फिर आगे आपको आगे जाके आपके ग्रुप बना देना कि ये इस तरह से ये ऑब्जेक्ट इस ग्रुप में आ सकते हैं। अच्छा, क्लस्टर क्लासिफिकेशन में क्या अंतर आ रहा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो हमने उसमें भी करा था, एक तरह से ग्रुप तो उसमें भी बना रहे थे कि रेड का ग्रुप ये हो गया और ग्रीन का ग्रुप ये हो गया। तो एक तरह से अंतर समझ लेते हैं।
क्लासिफिकेशन रिग्रेशन एनालिसिस क्लास लेवल वर्क्स ऑन ट्रेनिंग डाटा। ठीक है, आपका क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में आपको पहले ट्रेनिंग डाटा देना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, सबको याद होगा कि यहाँ पे हमने पहले से ट्रेनिंग डाटा देना पड़ा था कि इसे मॉडल को ट्रेन करना पड़ा, तब जाके वो लेबल्स में आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन आप क्लस्टरिंग में आपको कोई भी पहले आपको ट्रेनिंग डाटा नहीं देना पड़ता। आपका वो जो मॉडल है वो सीधे के सीधे आपका इसे क्लस्टर में बनाना शुरू कर देता है बिना किसी ट्रेनिंग डेटा के। ठीक है, आपका आराम से किसी भी प्रोसेस में वो काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, इन मैनी केस ये आपका डिफरेंस होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। मुकुल भाई कितनी देर हाँ? रह गई है, कितना रह यार गया? अभी 15 मिनट और लगेंगे। भाई ये दूसरी क्लास शुरू 15 हो मिनट गई है नहीं, तो वो कर लेते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, हम्म, ओके भाई, बाकी भी दूसरी क्लास ज्वाइन कर लो अभी पहले। ठीक है भाई।